Hello guys, myself Rishi Jain. Now in continuity with the previous lecture, मतलब जो previous lecture था उसमें हमारे पास important questions थे related to the electrostatics. तो आज भी हमने वही discuss करने हैं and you know these questions are very important from examination point of view. तो जिसने पहले वाली videos नहीं देखे हैं प्लीज उन्हें जरूर देखें and then आगे क्या करें उसको follow करें. Clear? तो आपके पास जो next question है वो क्या है? Plot a graph showing the variation of the Coulomb force F versus 1 by r square, where r is the distance between the two charges of each pair of charges. आपके पास एक पेयर ये गिवन है और एक पेयर आपके पास ये गिवन है. Interpret the graph obtained. Clear? तो आपने बेसिकली क्या करना है, F versus 1 by r square ग्राफ प्लॉट करना है. क्लियर? और पेयर ऑफ चार्जेस हैं, एक पेयरिंग तो आपके पास है 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम और एक पेयरिंग है 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम. क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें रिलेशन पता है कि F जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर. स्टूडेंट यहां पे जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है. क्लियर? बट आपने ग्राफ F वर्सेस R नहीं बनाना, आपने जो ग्राफ बनाना है F वर्सेस 1 बाय R स्क्वायर बनाना है. तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है. एक पेयरिंग ये है जिसके लिए आपने ग्राफ बनाना है, एक पेयरिंग ये है जिसके लिए आपने ग्राफ बनाना है. अब आपको पता है कि ये दोनों पॉजिटिव हैं. अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में फोर्सेस क्या होगी, रिपल्सिव होगी. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो इनके बीच में फोर्सेस क्या होंगी, अट्रैक्टिव होंगी. तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए पहले. क्लियर? अब देखिए आपके पास फोर्सेस ये गिवन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 1 बाय R स्क्वायर. इस टाइप से मैंने इसको लिखा है. क्लियर? एक तरह से मैंने इसको क्या लिया, अलग लिया है और इसको अलग लिया है. इस तरह से मैंने इसको क्या लिया है, प्रोडक्ट में लिया है. और ये तो क्या है, मेरे पास कांस्टेंट है. स्टूडेंट यू नो वेरी वेल इन द प्रोडक्ट कि जैसे सपोज करो मेरे पास है A इक्वल टू बी सी. अगर A मेरे पास कांस्टेंट है तो आपको पता है अगर B इंक्रीज कर रहा है तो C क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ताकि A क्या रहे, कांस्टेंट रहे. और यही वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या करना है, यहां पे यूज करना है. तो वो देखिए हम कैसे यूज करेंगे. अब देखिए जो ग्राफ होगा, ये मेरे पास है ओरिजिन, यहां पे मैंने लिया 1 बाय आर स्क्वायर और ये मेरे पास है F. स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कि जो ओरिजिन से अबव होता है वो रिपल्सिव रीजन होता है और नीचे वाला क्या होता है, अट्रैक्टिव रीजन होता है. क्लियर? ये आपको पता है. अब अगर मैं F वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर बनाऊं तो F इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर स्क्वायर के. तो ग्राफ तो क्या होगा, चाहे अट्रैक्शन के लिए हो चाहे रिपल्शन के लिए हो, ग्राफ तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ही ऑब्टेन होगा. बट वो होना किस टाइप से चाहिए वो हमने पता करना है. अब देखिए मैं जो ग्राफ बना रहा हूं मैं इस टाइप से बना रहा हूं. यहां पे मैंने ये लिया और ये मैंने इस टाइप से लिया. स्टूडेंट यू कैन सी कि ये वाली लाइन की लेंथ मैंने ज्यादा ली है और इस लाइन की लेंथ मैंने कम ली है. और अगर आप यहां पे देखो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग और यहां पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है कि इस लाइन के लिए जो 1 बाय आर स्क्वायर का वैल्यू है वो ज्यादा है और यहां पे वैल्यू कम लिया मैंने. ऐसा क्यों किया है वो चीज आपको पता होनी चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि आपने दो लाइंस बना दी एंड देन क्वेश्चन इज ओवर. आपने इसको जस्टिफाई करना है कि हाँ कि ये मैंने किस टाइप से लिया है. देखिए आपके पास क्या है, यहां पे ज्यादा लेंथ लेने का रीजन क्या है मेरे पास, कि आपके पास क्या है, पहले ये है रिपल्सिव के लिए और ये अट्रैक्टिव के लिए. मींस ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम के लिए बनाया है और नीचे वाला ग्राफ जो मैंने बनाया है 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम के लिए बनाया. क्लियर? अब आपको देखिए ये चीज पता है कि 1 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 2 इंटू 3 कितना होता है 6. तो आपको पता है मैग्नीट्यूड में ये आपके पास कम है और ये आपके पास ज्यादा है. अगर चार्जेस का प्रोडक्ट आपके पास कम होता है तो 1 बाय आर स्क्वायर का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा. तो ये प्रोडक्ट कम था तो मैंने 1 बाय आर स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा ले लिया.
ये आपके पास देख सकते हो 2 इंटू 3 6 है, तो प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो इसको आप क्या कर दो, कम कर दो। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने 1/r² क्या ले लिया, कम ले लिया, ताकि फोर्स क्या रहे, सेम। मतलब अप्रोक्सीमेटली जो ये फोर्स है ना यहां से दिस वन, ये मैंने क्या ली है, सेम लिया। इस टाइप से आपने ये ग्राफ क्या करना है, बनाना है। तो आपके पास ये ग्राफ बन गया। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये तो हो गया ऑब्टेन। अब मैंने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन में जस्ट ये बताना है कौन सा अट्रैक्टिव है, कौन सा रिपल्सिव। आपको पता है दोनों पॉजिटिव है, तो यहां पे लिख देना कि ये आपके पास कौन सा हुआ, रिपल्सिव रीजन के लिए हुआ, और ये आपके पास क्या हुआ, अट्रैक्टिव रीजन के लिए हुआ। मतलब यहां पे फोर्सेस अट्रैक्टिव है और ये कहां पे है, रिपल्सिव। यू नो ना कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होता है तो वो रीजन से ऊपर आता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव ओरिजिन से नीचे आता है। इस टाइप से आपने ग्राफ ऑब्टेन करना है और ये आता भी 3 मार्क्स का है। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज a spherical conducting shell of the inner radius r1 and the outer radius r2। मतलब क्या है, आपके पास inner radius r1 गिवन है, outer radius r2 गिवन है। क्लियर? has a charge capital Q, a charge small q is placed at the center of the shell। मतलब इसके सेंटर पे स्मॉल q चार्ज प्लेस्ड है। you have to find out what is the surface charge density ऑन द इनर सरफेस, आउटर सरफेस, ये आपने पता करनी है। फर्स्ट पार्ट में तो क्या पता करना है कि इसके इनर सरफेस पे कितनी होगी और आउटर सरफेस पे कितनी होगी। जबकि सेंटर पे आपको चार्ज स्मॉल क्यू गिवन है और आउटर सरफेस पे जो चार्ज गिवन है वो कितना गिवन है, कैपिटल क्यू गिवन है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, बाय द इंडक्शन फिनोमिना क्या होगा, ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये अपने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को क्या करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या करेगा, ये जो स्मॉल क्यू है इसमें से माइनस क्यू को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा शेल में से, और प्लस क्यू क्या रहेगा आपके पास दूसरी साइड रहेगा। क्लियर? मतलब बाय द इंडक्शन क्या होगा, यहां पे ये फिनोमिना होगा कि माइनस क्यू को अट्रैक्ट कर लेगा और प्लस क्यू क्या रहेगा आपके पास दूसरी साइड रहेगा। क्लियर? अब अपने सरफेस चार्ज डेंसिटी पता करनी थी, तो फर्स्ट का जो आपके पास ए पार्ट है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस। मतलब इनर सरफेस पे बेसिकली क्या आएगा आपके पास, सिग्मा 1 मैंने ले लिया, तो वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज इनर पे कितना है, माइनस क्यू, और इसका एरिया कितना होगा 4πr², और इसका रेडियस कितना है स्टूडेंट, r1। तो यहां पे क्या आ जाएगा 4πr1²। क्लियर? इसी तरह से आपके पास क्या होगा, जो इसका बी पार्ट है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे कैसे आएगी आपके पास, लेट इट बी सिग्मा 2, तो वो क्या होगा, चार्ज आउटर पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू पहले था और स्मॉल क्यू बाय द इंडक्शन आ गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो मेरे पास आ गया यहां पे कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और ये जो आउटर है कितने डिस्टेंस पे है, r2 पे है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 4πr2²। तो ये आ जाएगा, इनर सरफेस पे ये आ गई, आउटर पे ये आ गई। अब मैंने क्या पता करना है सेकंड पार्ट में, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x ग्रेटर देन 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। अब देखिए सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में बेसिकली हमने करना क्या है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट एनी पॉइंट, कितने डिस्टेंस पे है, जो x पे है, और x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन r2। ग्रेटर देन r2 मतलब वो क्या जाएगा, आउटसाइड जाएगा। लेट इट बी कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये P है। क्लियर? तो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x ग्रेटर देन r2, वो क्या होगी, क्या होती है 1/4πε0 q/r²। तो आपके पास क्या आएगा 1/4πε0। अब अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड है तो इसके लिए टोटल चार्ज कितना होगा,
क्योंकि देखिए आपने देखना है कि अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होता है, चाहे आप एक पूरा स्फीयर ले लो चाहे एक पॉइंट ले लो, दोनों सेम ही ट्रीट होते हैं, क्योंकि जो सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हम सेंटर के ऊपर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको पता है पहले एक स्मॉल क्यू था और कैपिटल क्यू था, माइनस क्यू और प्लस क्यू तो बाद में इंड्यूस हुआ था, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू तो कैंसिल आउट, ओवरऑल चार्ज कितना बचा, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, सिर्फ ये बचा। तो आपके पास चार्ज कितना आ गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और वो कितने डिस्टेंस पे है, एक्स पे है, तो मैंने यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। इस टाइप से आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। मींस यू हैव टू सी दैट कि टोटल चार्ज आपके पास कितना है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू तो कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और वही चार्ज मैंने क्या लिखा है यहां पे। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा है और इजी वे में अटेम्प्ट भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज two concentric metallic spherical shell of radii r and 2r are given charges q1 and q2 respectively. The surface charge densities on the outer surface of the shells are equal. मतलब आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज दे रखी है वो दोनों की क्या है, इक्वल है। क्लियर? आपने क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ द q1 रेशियो q2। मतलब डायग्राम किस टाइप से बनेगा, आपके पास ये है दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, एक का रेडियस तो आपके पास कितना है r है और दूसरे का रेडियस कितना है 2r है। क्लियर? और एक के ऊपर चार्ज कितना है q1 और 2r वाले के ऊपर कितना है q2। यू हैव टू फाइंड आउट की रेशियो q1 बाय q2 की रेशियो क्या आएगी, जबकि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की क्या है, इक्वल है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपके पास क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज बेसिकली क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट सरफेस पे चार्ज q1 है, सिग्मा तो सेम ही लेना है, एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, q2 सिग्मा 4 पाई 2r स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दो, q1 डिवाइड बाय q2, तो आपके पास क्या होगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा 4 पाई, और ये आ जाएगा 4 आर स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया, तो रेशियो क्या आ गई 1:4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपने जस्ट किया क्या इसमें कि एक का रेडियस आर है, एक का 2r है, चार्जेस दोनों पे गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस। तो वही चीज मैंने करी है कि दोनों पे सिग्मा सेम लिया है, एरिया लिया है ये दोनों का, तो ये क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर, ऑल विल बी कैंसल आउट, तो आपके पास 1/4 आ गया, और ये क्या आएगी, चार्जेस की रेशियो। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज an infinitely long positively charged straight wire has a linear charge density lambda। मतलब एक वायर है आपके पास इस टाइप से, और उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास क्या मेंशन है, लैम्डा मेंशन है। क्लियर? एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एज इट्स सेंटर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है कि ये वायर इस टाइप से है, तो सर्कुलर प्लेन आपके पास इस टाइप से होगा ताकि प्लेन ये हो जाए और ये जो वायर है इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मतलब क्या है, आपके पास इस टाइप से ये प्लेन आपके पास गिवन है, सर्कुलर प्लेन। क्लियर? और वायर के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये आपके पास मेंशन है। क्लियर? अब देखिए आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि जो पैरामीटर आपके पास गिवन होता है आपने अपना आंसर उसी में ही फाइंड आउट करना होता है। क्लियर? अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। क्लियर? तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, ए पार्ट कर रहा हूं अभी मैं, वो कितनी होगी, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है कभी भी अपने आप एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ना कोई फोर्स होती है जो उसे एग्जिस्ट कराती है। तो यहां पे क्या होगी, ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। तो आपके पास क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई
अगर मैं इलेक्ट्रॉन के केस में ले रहा हूं तो चार्ज को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ये यहां पे पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ गया ई इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब आपको पता है कि अगर आपके पास ये वायर है पॉजिटिवली चार्ज है, इस केस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फाइंड आउट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है इस केस में, लैम्डा अपॉन 2 पाई अब आर अपसाइलन नॉट, इस टाइप से होती है। इक्वल टू क्या होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, आर आर कैंसल आउट, तो यहां से एम वी स्क्वायर बाय आर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ई लैम्डा अपॉन 2 पाई अपसाइलन नॉट, ये मेरे पास आ जाएगा। क्लियर, ये नहीं आएगा क्योंकि आर आर ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुके हैं। क्लियर, क्योंकि देखिए यहां पे आर से आर कैंसिल हो गया तो एम वी स्क्वायर बचा, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर, तो यहां पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, अगर हाफ पे यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस साइड भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा ई लैम्डा अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होगी, ई लैम्डा अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट। क्लियर, मतलब जो आंसर आना चाहिए आपका वो उसी पैरामीटर में आना चाहिए जो आपके पास गिवन होते हैं। क्लियर, अब जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने क्या करना है, यहां पे ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ द चार्ज डेंसिटी लैम्डा, मतलब मैंने ग्राफ प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी का वर्सेस लैम्डा। तो वो मैं कैसे करूंगा, वो देखिए यहां पे मैंने लिया लैम्डा और ये मैंने लिया काइनेटिक एनर्जी। आपको यहां से पता है काइनेटिक एनर्जी लैम्डा की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ई कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। तो अगर डायरेक्टली है तो आपके पास ग्राफ क्या आएगा, इस टाइप से आ जाएगा, मींस स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर, इजी है ग्राफ, और ये आर्टिकल भी इजी है, अगर आप करना चाहो बड़े इजी वे में आप इनको कर सकते हो। बट दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? स्टूडेंट्स जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर?